गुड मॉर्निंग गाइस। एपिटीमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम हेल्थ स्टडी करते हैं, डिसीज़ स्टडी करते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम स्टडी करते हैं। जैसे हम इन्फेक्शियस डिसीज़ लेते हैं जिसको जैसे सिकल सेल एनीमिया है। तो ये अफ्रीका में ज़्यादा प्रेवलेंट है। इंडिया जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनमें जो पाया जाता है, वो जो रेजिस्टेंट होता है मलेरिया के लिए। मलेरिया नहीं होता जिनमें सिकल सेल एनीमिया हो। और ठीक है। और दूसरा एक होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे डायबिटीज़ है, या फिर हार्ट डिसीज़ है, ये ओबिसिटी है। ये लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, ये हेरिडिटरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब पैसिफिक आइलैंड में जो ट्राइब्स लोग रहते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो उनमें ओबिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। अब ठीक है। अब अफ्रीका में जो लोग रहते हैं या थार डेजर्ट में जो लोग रहते हैं, उनमें मेलानिन जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है। क्योंकि हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए मेलानिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उसमें उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा होती है, क्योंकि हाई साल्ट जो है वो रिटेंशन की वजह से उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिर जेनेटिक मार्कर्स की बात करें तो इसमें आता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब AB जो है वो रेयर है पूरे वर्ल्ड में। तो B नेगेटिव जो है वो यूरोप में प्रेवलेंट है, इंडिया में रेयर है। और ओ नेगेटिव ओ जो है वो भी जो है वो इंडिया में रेयर है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में वो अबंडेंट क्वांटिटी में है, नॉर्मल है। तो ये आ गया जेनेटिक मार्कर्स। तो अब मेथड्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, सबसे पहले आता है पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस पैटर्न स्टडी करते हैं। ठीक है। तो फैमिलीज़ का, तो हम उनका पैटर्न स्टडी करके उनमें उनका एक चार्ट बनाते हैं। तो क्योंकि जो फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, तो जब उनका हर इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो डेवलप करते हैं, तो एक चार्ट निकल के आता है। तो डिफरेंट जनरेशन्स में कौन कौन सा जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट था, और आगे उससे पता चलता है कि आगे कितनी प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेड को ट्रांसफ़र होने में ऑफस्प्रिंग में। ठीक है। तो इससे हम जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, जेनेटिक थेरेपी दे सकते हैं। तो ये आ गया पेडिग्री। ट्विन स्टडी है, फिर को ट्विन स्टडी मेथड है। इसमें हम आइडेंटिकल ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम स्टडी करते हैं, और ट्विंस की स्टडी करके हम ये पता लगा पाते हैं कि जो ट्रेट है वो किसकी वजह से है, क्या वो जीन्स की वजह से है, जेनेटिक की वजह से है, या फिर एनवायरमेंटल की वजह से है। फिर हम स्टडी करते हैं फॉस्टर चाइल्ड मेथड, अडॉप्शन मेथड। इसमें हम जो अडॉप्टेड जो पेरेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन अडॉप्टेड होते हैं, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं, उनका हम कंपैरिजन करते हैं। तो हम स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट का क्या रोल है अडॉप्टेड चाइल्ड पे और बायोलॉजिकल चाइल्ड पे। क्या ट्रेड जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से है, या फिर जेनेटिक की वजह से है, जो ट्रेड डेवलप हुआ है ऑफस्प्रिंग में। ठीक है। तो ये भी आ गया। उसके बाद आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड से हम डिफेक्ट्स इन एंजाइम बॉडी एंजाइम्स में स्टडी करते हैं। हम ऑटो इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं ये कार्योटाइप एनालिसिस। तो कार्योटाइप एनालिसिस से हम क्रोमोसोमल एबरेशंस को स्टडी करते हैं, क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ को स्टडी करते हैं। बायोकेमिकल मेथड हो गया, कार्योटाइप एनालिसिस हो गया, पेडिग्री मेथड हो गया, फॉस्टर चाइल्ड मेथड हो गया, ट्विन स्टडी मेथड हो गया। और इसके बाद एक और मेथड आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड जिसमें हमने डिफेक्ट्स इन
इंजाइम्स में को स्टडी करके हमने जो है वो जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं और जेनेटिक ट्रेड को स्टडी करते हैं कि क्या जो डिसऑर्डर है वो जीन्स की वजह से है या फिर एनवायरमेंटल की वजह से है या फिर दोनों फैक्टर्स की ही रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रेड को आगे आने के लिए। ठीक है, तो ये था डिफरेंट मेथड्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। उसके बाद आता है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़। इसमें हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस, स्ट्रक्चरल एबरेशंस। स्ट्रक्चरल एबरेशंस में आता है जब डिलीशन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 5 तो उससे क्या होता है क्री डू चैट कैट सिंड्रोम। उसमें होता है कि जो चैट की क्राई जो है वो जो इन्फेंट की क्राई है वो कैट की क्राई से मिलती जुलती है, कैट की तरह होता है वो, इसको बोलते हैं क्री डू कैट डिसऑर्डर। दैन उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम में होता है 21 क्रोमोसोम्स जो होता है वो डबल एक्स वाई मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। उससे क्या होता है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, फेशियल फीचर्स, फेशियल में डिफेक्ट्स होते हैं और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ कम होती है। तो उसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम जिसमें रिप्रेजेंट करते हैं एक्सो से, इट मीन्स 1 क्रोमोसोम इज़ मिसिंग। तो डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है 21 पेयर में डाउन सिंड्रोम में। और इसमें डाउन सिंड्रोम में देन आ गया डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, और एक और सिंड्रोम होता है जिसमें टर्नर सिंड्रोम, जिसमें हम जो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स नंबर 8 जो है वो एक्स्ट्रा होता है। एक और डिसऑर्डर होता है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर 21 जो है वो एक्स्ट्रा होता है। तो जैसे इसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, इसमें क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आता है ये एक होता है प्लैटर विली सिंड्रोम। एंड प्लैटर विली सिंड्रोम में होता क्या है इसमें भी जो है वो डिपेंड करता है कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो किस पेरेंट की वजह से है, वो मदर की वजह से है या फिर फादर की वजह से है, जिसको हम प्लैटर विली सिंड्रोम भी कहते हैं और जेम्स सिंड्रोम भी कहते हैं। तो ये सारा डिसऑर्डर्स है, इसमें स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स है, न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो ये डिसऑर्डर्स को स्टडी करके हम जीन थेरेपी करते हैं। जीन थेरेपी का हम बताते हैं कि जीन थेरेपी कैसे करनी है, जीन थेरेपी कैसे करनी है। तो ये मेथड्स ऑफ हमने ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ा, ठीक है। हमने हाँ इसमें होता है सिंगल इनहेरिटेंस पैटर्न। सिंगल इनहेरिटेंस पैटर्न में क्या होता है कि एक ट्रेट की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम हंटिंगटन डिसीज है, ये वन सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस है, या फिर एल्बिनिज्म है जो भी सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस है। उसके बाद होता है मल्टी फैक्टर एनालिसिस। मल्टी फैक्टर एनालिसिस में मल्टीपल जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ में एनवायरनमेंट का रोल भी इम्पोर्टेंट होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। जैसे इसमें हम डायबिटीज़ को हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस होता है कि मल्टीपल जीन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद होती हैं लीथल जीन्स एंड सब लीथल जीन्स। लीथल जीन्स और सब लीथल जीन्स जो है वो ये जो है वो पर्सन्स की डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें सर्वाइव करना मुश्किल होता है, जिसको ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये लीथल जीन्स जहाँ सब लीथल जीन्स प्रेजेंट हों बॉडी में। तो ये था सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस, पॉली फैक्टर इनहेरिटेंस, ठीक है। मेथड्स ऑफ जेनेटिक्स हो गया। देन कम्स एपियोडोमोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी हो गया। उसके बाद आता है
इसके बाद होता है ह्यूमन अडेप्टेशन टू क्लाइमेट। जो लोग जो है वो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जैसे साइबेरिया है जहाँ फिर लद्दाख है, उनकी स्टेचर्स जो है, लिम्स जो है वो शॉर्ट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि हीट को रिटेन कर सके उनकी बॉडी, और उनके लंग्स जो हैं वो जो है वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे सांस वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। इस वजह से वो अडेप्ट कर जाते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए। अब ये हो गया अडेप्टेशन। जब और कोल्ड रीजन में जो है वो जो होते हैं उनकी लिम्स शॉर्ट होते हैं, और उनकी बॉडी जो होती है वो फैटी होती है, क्योंकि वो उनको हीट जो है वो रिटेन करके रखनी होती है। अब एल्टीट्यूड में जो है वो अडेप्टेशन अलग से होती है, और इसमें कोल्ड रीजन में अडेप्ट अलग से होती है। उसमें बॉडी वैसे ही अडेप्ट कर जाती है जैसा क्लाइमेट हो। उसके बाद अब हॉट रीजन में अडेप्टेबिलिटी देखते हैं कि हॉट रीजन में जो लिम्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, जो लोअर लिम्स होती हैं वो लॉन्ग होती है, और मेलानिन की क्वांटिटी स्किन में ज़्यादा होती है। ये होता है हीट को रेडिएट करने में हेल्प करती है, और हीट को अब्सॉर्ब, हीट को सहने में हेल्प करती है, और हीट को रेडियो लैग्स जो है, लिम्स जो है वो हीट को रेडिएट करने में हेल्प करती है। तो ये इस तरह से जो है वो अडेप्टेबिलिटी ह्यूमन की होती है कोल्ड रीजन में, हॉट रीजन में, या फिर हाई एल्टीट्यूड रीजन में। जैसे इन्यूट पीपल हैं वो अडेप्ट करते हैं कोल्ड रीजन में, ठीक है। और अफ्रीकन जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कंग ऑफ बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, वो उनकी स्किन जो है वो में मेलानिन ज़्यादा होता है, और उनकी जो लिम्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, ठीक है। बुशमैन ऑफ कालाहारी डेजर्ट, इन्विट आ गई साइबेरिया के लिए एग्जांपल। और उसके बाद लद्दाख की जो लोग हैं उनमें भी जो लिम्स जो होती हैं वो शॉर्ट की होती हैं, और उनके जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड में रह रहे होते हैं। उसकी वजह से वैसा ही उनकी बॉडी जो है वो बन जाती है, अडेप्ट कर जाती है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें एक चीज़ और, जो ब्लड ग्रुप ओ है वो हाई होता है नेटिव अमेरिकन में, हाई होता है, इसकी मात्रा हाई होती है नेटिव अमेरिकन में, ठीक है। और अब देखो हेमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो हाई होता है किन में, जो लोग हाई एल्टीट्यूड रीजन में रह रहे होते हैं, जैसे लद्दाखी हो गया, इन्यूट हो गया, इनमें हेमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। अब लैक्टोज टॉलरेंट, यूरोप के जो लोग होते हैं उनमें लैक्टोज टॉलरेंट जो है वो हाई होता है। और जो वहाँ से सिबेरिया के लोग होते हैं और या फिर कोल्ड रीजन में जो रह रहे होते हैं, जैसे इन्वेट हो गया, बुश हो गया, इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हाई होता है, और बॉडी उनकी फैट होती है। अब रेशियल क्राइटेरिया क्या है? रेशियल क्राइटेरिया में हम हेयर कलर कर सकते हैं, हम कलर ऑफ स्किन से हम रेशियोज की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम बॉडी फेशियल फीचर से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हेयर की मदद से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम ईयर नोज़ की मदद से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एपिकेंथिक फोल्ड की मदद से हम जो है वो रेशियल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एच रिसले ने रेशियल क्लासिफिकेशन की थी, तो ये आउटडेटेड हो गई है, और ये जो एच रिसले की क्लासिफिकेशन है ये द्रविडियन और मंगोलियन में ये क्या करती हैं, डिबेट है इसकी वजह से। अब जेनेटिक इम्प्रिंटिंग और जेनेटिक काउंसलिंग क्या चीज़ है? अब जेनेटिक इम्प्रिंटिंग होता है कि कई बार जो ट्रेट होता है वो जो आया है ऑफस्प्रिंग में, वो किसकी एक्सप्रेशन से आया है, जहाँ फिर वो मेल की फादर की उसमें एक्सप्रेशन है, या फिर मदर की उसमें एक्सप्रेशन हाई है, तो उसके बेसिस पे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जैसे प्राडर विली सिंड्रोम है, ठीक है। उसके बाद प्राडर विली सिंड्रोम एंड एंजलमैन सिंड्रोम, ये डिपेंड करता है, ये डिसऑर्डर डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन जो है वो कई बार फीमेल का एक्सप्रेशन ट्रेट जो जीन होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता, मेल का एक्सप्रेस कर जाता है, फीमेल का एक्सप्रेस नहीं करता, या फिर कई बार मे फीमेल का ट्रेड जो एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, फीमेल का जो जीन ट्रेड है वो एक्सप्रेस कर पाता है।
तो उसकी वजह से भी डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं XXY में। ये होता है मेल में फीमेल के फीचर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अब इसके बाद आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम को मैं रिप्रेजेंट करते हैं XO। इसमें क्या होता है कि फीमेल में पाया जाता है और इसमें स्टेचर जो है वो शॉर्ट होता है और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है वो बड़ी कम होती है। उसके बाद ट्राइसोमी 21 है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें जो है क्रोमोसोम पेयर 21 जो है ये इसमें 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। ओके गाइस, तो ये आ गया क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब इसके बाद एक कंसेप्ट आता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है कि इसमें मल्टीपल एलीलीज होते हैं जीन के पॉपुलेशन में, दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे ABO ब्लड ग्रुप के मल्टीपल एलीलीज हैं, तो ये आ गया जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल। ठीक है, और इसके बाद आता है हार्डी विनबर्ग लॉ। अभी हार्डी विनबर्ग लॉ ये कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन स्टेबल होनी चाहिए। जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है अगर वो पॉपुलेशन स्टेबल है। दिस इज गिवन बाय हार्डी विनबर्ग लॉ। दिस इज कॉल्ड हार्डी विनबर्ग लॉ। ठीक है, जैसे हम कुछ हमने मेथड्स मिस कर दिए थे, उसमें उस मेथड्स में आता है साइटोजेनेटिक एंड कार्योटाइप मेथड। साइटोजेनेटिक एंड कार्योटाइप मेथड्स में हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस को और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम आ गया, टर्नर सिंड्रोम आ गया, ठीक है, डाउन सिंड्रोम आ गया। ठीक है, ये हम स्टडी करते हैं इसमें क्लीन फिल्टर में। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, आता है बायोकेमिकल मेथड। बायोकेमिकल मेथड में हम जीन्स की एंजाइम्स की डेफिशिएंसी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड मेटाबॉलिक और डिसऑर्डर्स को हम स्टडी करते हैं, जिसमें आता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड। इम्यूनोलॉजिकल मेथड से हम ऑटो इम्यून डिसीज ऑर्डर्स की को आइडेंटिफाई करते हैं, हम HLA स्टडी करते हैं, हम ABO ब्लड ग्रुप स्टडी करते हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हम स्टडी करते हैं अंडर इम्यूनोलॉजिकल मेथड। उसके बाद आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन थेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं, इसमें यूजेनिक्स अप्लाई करते हैं, इस यूजेनिक्स की स्टडी करते हैं। हम जेनेटिक हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी करते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इससे हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ जेनेटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, then epidemiological disorders, then HLA systems, and then Mendelian genetics in human population, ये स्टडी किया हमने। then genetic polymorphism and human genetics, racism and human variations, then इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये मैंने ब्रीफ आउटलाइन दिया है सभी टॉपिक्स का। डिटेल में मैं वीडियोस तैयार कर रहा हूँ एक एक टॉपिक के ऊपर, वो मैं शेयर करूँगा। तो प्लीज़ एनकरेज करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस।